हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 66वीं बीपीएससी मेंस के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर, जिसका कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जहां पर कि आपको जीएस पेपर 1 में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जा चुका है। आज हम यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के तरफ से ऑफर की जाती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कंप्लीट कोर्स। ये स्मार्ट कोर्स है, जिसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, ये 65th बीपीएससी मेंस के टाइम पर भी हमने बहुत कुछ कवर किया था। स्टैटिक पोर्शन वगैरह जो भी पॉलिटी वगैरह के थे, जो कि आपको जानने ही चाहिए, वहां पर हमने उसके बारे में विशेष तौर पर डिस्कशन किया था। और उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख भी सकते हैं। आगे अब हम आ गए और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको आइडिया लगेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में जो कि रिपीट होते ही हैं। देखिए, जैसे ये 56 से 59 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ हैज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ। तो इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवाल आ सकता है। इसी तरीके से रोल ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, जैसे ये पूछा गया है। और खासकर ये सवाल जैसे है, ये बिहार के संदर्भ में पूछ लिया गया। तो अभी के लिए 2020 का इलेक्शन था, तो उसके रिगार्डिंग आप खुद को तैयार कर सकते हैं। या फिर जो आप जानते हैं कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें कई तरीके के कंटेंशंस होते हैं, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कह सकते हैं। तो ये फेडरल सिस्टम को लेकर जो केंद्र और राज्यों के बीच में रहता है, तो ये करंट रिलेशंस को लेकर, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। जुडिशियल रिव्यू, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें समझने की जरूरत है जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच। इन चीजों में कहाँ डिफरेंस आ जाता है, और इसको आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, सेपरेशन ऑफ पावर से कनेक्ट करते हुए कैसे देखते हैं, इसकी जरूरत क्या है, कितना प्रासंगिक है। अब जैसे फंडामेंटल राइट से सवाल पूछा गया था, उसके पैरेलल कई बार डीपीएसपी पूछ लिया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये उस समय काफी सुर्खियों में था, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व। तो ये कंसेप्ट ऑफ हिंदुत्व के ऊपर सवाल पूछ लिया गया था। और ये भी पूछा गया कि क्या ये सेकुलरिज्म का जो हमारा कंसेप्ट है, उससे ये भिन्न है। अब सेकुलरिज्म वगैरह के बारे में आपको बहुत ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। आप पॉजिटिव और निगेटिव सेकुलरिज्म के एस्पेक्ट्स में डिफरेंस बता सकें। ये भी आप जरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिएगा कि यूरोपियन सेकुलरिज्म से इंडियन सेकुलरिज्म कैसे अलग था। हम यहाँ पर बात करते हैं सर्वधर्म समभाव की, यानी स्टेट जो है सारे रिलीजन्स को देखती है। अगर कहीं पर नेसेसरी इंटरफेरेंस की जरूरत होती है, तो वहाँ सरकार के तरफ से नेसेसरी इंटरफेरेंस भी किया जाता है। कई तरीके के यहाँ पर लोगों को छूट मिलते हैं या आर्थिक मदद दी जाती है जब उनको अपने रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करना होता है। हमारी सरकारों की तरफ से कई एक साल तक हज जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी थी। इसी तरीके से हिंदू रिलीजियस जो धाम वगैरह हैं, वहाँ जाने के लिए भी कई तरीके के स्कीम्स होते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताना होगा। हिंदुत्व का जो कंसेप्ट है, उससे कनेक्ट करते हुए पूछा गया था। हालांकि सेकुलरिज्म आज भी प्रासंगिक है। प्रेशर ग्रुप, जिसको हिंदी में दबाव समूह कहते हैं, इसके रोल के ऊपर सवाल पूछा गया। और ध्यान दीजिएगा, ये 38 मार्क्स का जैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब कुछ चल रहा है। ये रोल ऑफ गवर्नर के ऊपर बीपीएससी सवाल पूछता ही है। तो मैं अब जरा फास्ट फॉरवर्ड आता हूं। तो यहाँ देखिए, वापिस से इलेक्शन से सवाल था। यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर 63rd में पूछा गया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर एक सवाल पूछा गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह। ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चंस भी नजर आते हैं पॉलिटी सेक्शन में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ अब तक। ध्यान दीजिएगा, 63rd तक क्या है कि आपको 5 सवाल मिलते थे और इसमें से आपको 2 लिखने होते थे।
यहाँ पर 65th में आप देखें कि यहाँ पे 4 यहाँ पर सवाल पूछे गए और उसमें से आपको 2 लिखने हैं। यहाँ पर वापिस से सवाल फंडामेंटल राइट से पूछा गया था और कहा गया था कि ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स एक हाथ से दिया जाता है और दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? या हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो अपने आप में सोवरेन है, लेकिन हमारे यहाँ जो संविधान है वो सर्वोपरि है और पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। इस बात को आप कैसे देखते हैं, इवेल्युएट करना था। ये ई गवर्नेंस के ऊपर सवाल पूछा गया तो पता चल रहा है कि ये आजकल के कंटेक्स्ट में ज्यादा है। सरकार की स्कीमों से कनेक्ट करते हुए आप इसको बेहतर रूप में बता सकते थे। और यहाँ पर सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है ये यहाँ पूछा गया था कि ये नेशनलिस्टिक नहीं है बल्कि इंडिविजुअलिस्टिक नजर आता है और ये बिहार के संदर्भ में ही बताना है। यानी कि कल्ट वाली जो बात होती है, एक पर्सन के सेंट्रिक पॉलिटिक्स होता है और इलेक्शन होने से पहले पता होता है कि अगला हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है, अगला हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये कितना सही है, कितना प्रासंगिक है, इस तरीके से भी आपको सोचना। अब हम आगे की बात करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है, हमें लगता है बहुत एनालिसिस करने के बाद कि जो हमारा प्रीएम्बल है इससे सवाल पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेज हैं। इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इवेल्युएट करना है आपको नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में बहुत सारे डायमेंशंस आप बता सकते हैं, या ये कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है, ये कितना इसका रेलेवेंस है, कितना महत्ता है, और जो इसके अंदर जो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी इंश्राइंड है हमारे प्रीएम्बल में, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी मैं आपसे कहता हूं इंड आवर में आप प्रीएम्बल को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर ये कहां से डेराइव्ड है, यूनाइटेड नेशंस में इसकी बात की गई है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, सारे एंगल्स को आप देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि प्रीएम्बल पूरा का पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद कौन से वो 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं, इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे से देख पाएं। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डायरेक्ट कंपेयर करना। ये जो सवाल होते हैं ये बहुत खास होते हैं और इससे रिलेटेड तो बीपीएससी हर बार सवाल पूछती है। आप बहुत कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स को लेकर, जीने का मतलब क्या होता है, ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, जस्ट लिविंग और लिविंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सारे पहलुओं को आप जानते हैं और किस तरीके से समय के साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इलाबोरेट होते जा रहे हैं। आर्टिकल 21 पहले से कितना ज़्यादा मजबूत हो गया है, एक्सपेंड हो गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, मेनका गांधी का केस या केशव नंद भारती का केस, कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये सब जो आजकल नया इसमें डेवलपमेंट्स हुआ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रिवेसी, ये सारे डायमेंशंस को आप तो जरूर लिखेंगे। लेकिन मैं इस स्पेसिफिक वीडियो में थोड़ा आपको अलग ऑफ ट्रैक ले चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको डिवीजन बताऊंगा ह्यूमन राइट्स का। जैसे हमारे पास मोबाइल के नेटवर्क होते हैं और हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अब 5G का जमाना आ रहा है। इसी तरीके से जो हमारे ह्यूमन राइट्स है ना, ये भी 3 जनरेशंस में बांटे गए हैं। सबसे पहले ये प्रपोज किया गया 1979 में चेक गणराज्य के एक ज्यूरिस्ट जिनका नाम है करेल वाशाक साहब जी के द्वारा। ओके, करेल वाशाक ये इस तरीके से प्रपोज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, 3 जनरेशंस के बारे में बताते हैं। और ये सब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है स्ट्रासबर्ग में, वहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं। और ये जो टर्म है सबसे पहले यूज किया गया था नवंबर 1977 में। अब इनके जो ये डिविजन्स हैं, ये जो 3 इंपॉर्टेंट वॉच वर्ड्स है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिनको कि हमारे संविधान में भी जगह मिला हुआ है, इनका इन पर असर नजर आता है। अब देखिए जो 3 जनरेशन है, ये इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपको अलग अलग जगहों पर नजर आते हैं और खासकर जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ का जो चार्टर है फंडामेंटल राइट्स का, वहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ जो रूबिक्स हैं ऑफ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन।
और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है कि लोग जिंदा हैं, तो ऐसा नहीं कि आप किसी को रस्सी में बांध के रख सकते हैं या आप किसी की जान ले सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है दैट आर थॉट ऑफ एज सेकेंड जनरेशन एज वेल एज फर्स्ट जनरेशन। तो ये क्या है, अब जरा और अच्छे से समझ लीजिए। तो जो पहला जनरेशन है ह्यूमन राइट्स का, वो इंक्लूड होता है पॉलिटिकल फ्रीडम्स एंड राइट्स। और 18वीं सदी की बात है, सिटीजन्स वेयर गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर चॉइस, एक्शन एंड एप्रिसिएशन। यानी कि स्टेट के अगेंस्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं कुछ चुनने का, कुछ एक्शन का, कुछ एप्रिसिएशन का। जो रोल है स्टेट का यहाँ पर एसेंशियली निगेटिव रूप में दिखता है, और हमारे संविधान में भी ऐसे लिखा गया है, बताया गया है कि लोगों को ये अधिकार दिए जाते हैं। किसके अगेंस्ट? तो स्टेट की अगेंस्ट। स्टेट कभी भी हमसे ये हमारा हक छीन नहीं सकता है। तो यही है कि therefore what is expected of him is to lift the prohibitions that prevent the individual from flourishing। यानी कि ये वो बेसिक राइट्स हैं जो कि लोगों को मिलने चाहिए। यानी कि हमें भेदभाव से आज़ादी चाहिए, अप्रियता से आज़ादी चाहिए, बोलने की आज़ादी चाहिए, अपने हिसाब से रहने खाने का अधिकार होना चाहिए, और तभी हम फ्लोरिश कर पाएंगे। जो हम ह्यूमन हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। ये सारी बातें पता चलती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टेट का जो रोल है एसेंशियली निगेटिव पता चलता है। इसी तरीके से जैसे कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, वहां पर लगता है कि स्टेट के तरफ से हमें कुछ दिया जा रहा है। इसी तरीके की कुछ बातें हैं सेकेंड जनरेशन के फंडामेंटल राइट्स में, और ये अपीयर होते हैं इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। और उस समय जब शुरुआत हो जाता है सोशल राइट्स का। अब देखिए वहां पर क्या है कि वो एक बहुत बड़े एटमॉस्फेयर ऑरा की हम बात कर रहे थे, ओवरऑल ह्यूमैनिटी की। अब यहाँ पर छोटे स्केलिंग में आते हैं, अब हम अपने को सोसाइटी पे कन्फाइन करते हैं, और यहाँ पर फ्रीडम्स के भांति नहीं, उससे अलग, अनलाइक फ्रीडम जो ये स्टेट है, इससे पूछा जा रहा है या स्टेट को कमांड दिया जा रहा है कि वो इंटरवेन करे ताकि मीट कर सके नीड्स ऑफ द मेन हु बेनिफिट फ्रॉम प्रोग्रेस एंड टू इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट आर गारंटेड। तो यहाँ पर स्टेट को एक आप पॉजिटिव रोल में देखते हैं जो सेकंड जनरेशन के राइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब यानी सोशल राइट से इन्फ्लुएंस्ड। हम सेकंड नंबर पर आते हैं, एक सोसाइटी के तौर पर अपने को देखते हैं, एक ग्रुप के तौर पर देखते हैं। अब उससे भी एक छोटे स्फीयर में आते हैं, अब हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं। अब ये जो थर्ड जनरेशन फंडामेंटल राइट्स हैं, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब खत्म हो रहा था उस समय दिखते हैं, और इसको कहते हैं सोलिडेरिटी राइट्स। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि हमारे लिए हैं, बहुत नीज हैं, जैसे कि राइट टू पीस, डेवलपमेंट, अ हेल्दी एनवायरनमेंट, द कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में नजर आता है। और ये दिन प्रतिदिन जिस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अपने बारे में सोचेंगे, फंडामेंटल राइट्स का ये ऑरा बढ़ता जाएगा और इसमें सब कुछ ऐड होता जाएगा। जैसे कि हमारे संविधान में ही देख लें, आर्टिकल 21 के अंतर्गत बस ऐसे तो कहते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन पर्सनल लिबर्टी का स्फीयर बढ़ता जा रहा है, विद टाइम और बढ़ेगा। जैसे इसमें प्राइवेसी की बात है, विदेश यात्रा करने की राइट है, यहाँ पे शेल्टर की बात की गई है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट की बात की गई है, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट कस्टडियन डेथ, राइट अगेंस्ट डिलेड एक्सक्यूशन, डॉक्टर्स असिस्टेंस, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर हमें मिलना चाहिए, एवरी चाइल्ड टू अ फुल डेवलपमेंट, इस तरीके का उसको राइट मिले, हेल्थ एंड मेडिकल एड हो, राइट टू एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स। ये सब देख के पता चलता है कि हमारे जो स्कोप है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड बेसिक या कह लें जो पर्सनल लिबर्टी है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस बात को आप बता सकते हैं कि ये थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं और विद टाइम ये बढ़ेंगे। इससे आपके आंसर को एक नया डायमेंशन मिलेगा और आप बहुत कुछ अपने ढंग से यहाँ पे बता सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आप जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
और जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप सब कुछ बताएंगे, लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडिया, गांधीयन आइडिया, प्रोग्रेसिव आइडिया क्या था, सोशल इक्वालिटी, लिबर्टी, आर्टिकल 40, 44, 48 सब कुछ आप बताते हैं। यहाँ पर सभी लोगों के पास रटा रटाया टाइप का आंसर होता है ओवरऑल, बट यहाँ पर बिहार के संदर्भ में कुछ बातों को आपको जरूर बताना चाहिए। बिहार के संदर्भ में डीपीएसपी से कौन सा एक बात आपको जिक्र करना होगा, तो ये जो शराबबंदी है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंट चेंज है, इसको आप बताएंगे। लेकिन एक ये मामला आपसे नहीं छूटना चाहिए, हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट के तरफ से एक ब्लैंकेट बैन लगाया गया, द बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट 1956 के अंतर्गत, और यहाँ पर स्लॉटर्स पर बैन लगा दिया गया सारे कैटेगरीज के एनिमल्स पर बिलोंगिंग टू द स्पीसीज ऑफ बोवाइन कैटल। अब इसके मतलब इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया एक स्लॉटर हाउस के द्वारा, जिसके ऑनर का नाम है हनीफ कुरैशी, और यहाँ पर जो पेटिशनर है वो चैलेंज करता है इस लॉ को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, एंड दैट द टोटल बैन वाज नॉट गुड फॉर जनरल पब्लिक। अब इस पर काफी कोर्ट में डिस्कशंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि आर्टिकल 48 जो है इसके हिसाब से जो ये बैन लगाया गया है स्लॉटर ऑफ बोवाइन कैटल के ऊपर, ये काफी रीजनेबल है, वैलिड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से। लेकिन आगे अपेक्स कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि इस तरीके का ब्लैंकेट बैन अगर लगाया जाता है अनइकोनॉमिक कैटल्स के ऊपर, यानी अनइकोनॉमिक कैटल्स यानी कि जो ड्राई हैं, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो मिल्च नहीं है, तो अंडर इट्स प्रीव्यू आर अनजस्टिफाइड एंड वायोलेट्स अ बूचर्स राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। तो ये किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्लैश होता है, और यहाँ पर एपेक्स कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया, ये बिहार से रिलेटेड मामला है, बिहार से रिलेटेड है लिकर बैन, तो इन चीजों पर आपको विशेष फोकस डालना हो। रोल ऑफ गवर्नर जो है ये भी आप पढ़ के जाएंगे, जो भी गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी सवाल पूछे गए हैं पहले। आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड विथ आर्टिकल 355 टू अप्रिशिएट्स इट्स स्पिरिट। तो इस बात को आप कैसे रखेंगे, इसके लिए जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल, और ये सब कुछ पता तो आपको ऑलरेडी है। एग्जाम में मुश्किल से एक वीक बचा हुआ है तो पता तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि बिहार के संदर्भ में, और बिहार में कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ लिए गए गवर्नर के ऊपर, और एक बार गवर्नर के लिए रबर स्टैंप जैसा वर्ड यूज किया गया कि क्या आपको लगता है कि गवर्नर जो है एक रबर स्टैंप है या एक पपेट है। इस तरीके की अगर बात कर दी जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से आंसर लिखना होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आप ये बताएंगे कि नहीं, गवर्नर जो है काफी मर्यादा वाला पोस्ट है, गवर्नर के अपने राइट्स हैं, और गवर्नर के पास कुछ अपने से लेने वाले डिसीजंस हैं जो खुद लेते हैं। जब हंग असेंबली हो उस केस में चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, किस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देना है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन है गवर्नर का। तो बस रबर स्टैंप कहना ये सही नहीं है, ये एक तरीके का ये व्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर। इस बात को आप काफी प्रभावशाली ढंग से रखेंगे। इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इससे एक रिलेटेड नया टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यानी लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है अगर एक साथ कराया जाए तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, किस तरीके से ये फ्रूटफुल होगा, इसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू, सारे पहलुओं को देख लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन वगैरह पर सवाल आए तो इलेक्शन कमीशन का जो विजन है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस by enhancing active engagement, participation and deepening and strengthening of electoral democracy in India and globally। तो ये सब कुछ जो कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप इंग्लिश में यूज करें, अगर आप हिंदी माध्यम से लिख रहे हैं वहां पर भी इस तरीके का जो विजन है इलेक्शन कमीशन का काफी प्रभावशाली ढंग से आपको लिखना चाहिए, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है। कुछ ये 3 टॉपिक्स जो कि एवरग्रीन है, जुडिशियल रिव्यू और पंचायती राज की बात अगर हो जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और ये आज से नहीं किस तरीके से रोल रहा है
जब हमारा देश आजाद हुआ है। और उसके बाद से जिस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, 3 टियर 2 टियर सिस्टम, और अंत में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं उनके क्या असर पड़ते हैं, और इसमें बिहार का क्या एक अलग रोल है, बिहार किस तरीके से पंचायत मित्र का बहाली करता है, बिहार में किस तरीके से 50% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, और किस तरीके से ये काफी फल फूल रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बिहार में। इसी तरीके से दबाव समूह, इसके ऊपर भी एक आंसर देख लेंगे। ये तो डायरेक्टली आपको एम लक्ष्मीकांत के बुक में इसके सारे पहलू नजर आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो हैं और उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छे और बुरे हैं। यहाँ पर मैं कुछ केसेस दिखाता हूँ आपको जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। जब भी आपको ऐसा आंसर लिखे तो वहां पर गोलकनाथ केस का आप जिक्र कर सकते हैं, बैंक नेशनलाइजेशन केस जो 1970 का, या फिर पहली बस एबोलिशन जो केस है 1971, 1973 का केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस 1980 का, और जो ये एलियन प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, एनिमी प्रॉपर्टी को लेके जो मामला था, वो सब कुछ, ये सब कुछ आप केस का एटलीस्ट नाम बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने एक्टिव रोल प्ले किया है, सही इंटरप्रिटेशन हुआ है हमारे संविधान का, किस तरीके से जो मूल ढांचा है उससे ये किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, इसमें क्या डिफरेंस है, जुडिशियल ओवररीच क्यों सही नहीं है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, और किस तरीके से यहाँ पर जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी में, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आता है, ये भी बात आप बता सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसको कई बार जुडिशियल डायनेमिज्म भी कहते हैं, और ये जो है एंटीथीसिस है जुडिशियल रिस्ट्रेन का। जुडिशियल रिस्ट्रेन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द जुडिशियरी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जुडिशियल डायनेमिज्म के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बता सकते हैं, जैसे कि हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर तक लिकर वगैरह की शॉप्स ना हो, ये लोगों के लिए जरूरी है, पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। या फिर कई बार इसके बहुत तरीके के मतलब कमेंट्स होने लगते हैं, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया नेशनल एंथम के रिगार्डिंग सिनेमा हॉल वगैरह में। खैर, इन चीजों को आप अच्छे से देख लेंगे इन आवर में। और कुछ ये टॉपिक्स जैसे ये फेडरलिज्म के ऊपर और कोविड-19 के क्राइसिस को लेकर, क्योंकि कोविड-19 के समय में हम देखें कि एक्यूट करेंसी क्रंच थी, फाइनेंस की कमी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट्स के पास भी। इसी तरीके से जो हेल्थ है वो हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी भी था, और यहाँ पर इसलिए एक कह सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में जब एंट्री होती है सेंट्रल लिस्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। जीएसटी को लेकर कुछ इश्यूज थे, मतलब जीएसटी का जो कंपनसेशन है उसको लेकर, या फिर बजट के एलोकेशंस को लेकर। जो लॉकडाउन का इशू रहा, कुछ स्टेट्स के लिए कहना था कि हमें लॉकडाउन नहीं लगाना है, कुछ का कहना था कि हमें लॉकडाउन लगाना है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कई बार कहा गया कि हैवी हैंडेड एटीट्यूड है, ये सब कुछ। या फिर जो परचेजिंग ऑफ वैक्सीन्स कि पैसा कौन पे करे, ये भी फेडरलिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन रहा। और यहाँ पर ये जो इलेक्शंस हुए कोविड-19 क्राइसिस के दौरान लॉकडाउन के समय में, तो यहाँ पर कुछ राज्यों के तरफ से जो ऐतराज जताया गया, इन चीज़ों को आप एक बार कह लें कि कंडेंस रूप में अपने पास रख लें, उसका क्रक्स तैयार कर लें, उसका जिस्ट रख लें, ये काम आएगा आपके एग्जाम में। पंचायती राज का जिक्र हो गया, इलेक्शंस का हो गया, फंडामेंटल राइट टीपीएसपी के बारे में हम लोग देख लिए, प्रियम्बल के बारे में, प्रेशर ग्रुप और वेलफेयर का कंसेप्ट जो है वो अलग अलग पहलुओं से, यहाँ महात्मा गांधी जी का क्या विजन है या दुनिया के जो बड़े थिंकर्स हैं उनका क्या कहना था, वेलफेयर का मतलब असली रूप में क्या है, हम किस तरीके से अपने लोगों के लिए एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेकर आए हैं। हिस्टोरिकली इंडिया में जो चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के राज रहे हैं, ये किस तरीके से वेलफेयर स्टेट थे, ये सब कुछ आप देख लेंगे, इंटीग्रेट कर सकते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर छीटा अगर हिस्ट्री का भी डाला जाए तो उससे उसमें निखार आता है। वो अंग्रेजी में जो मुहावरा कहते हैं आइसिंग द केक, वो वाली बात हो जाती है कई बार। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले पेपर जो हैं उसमें पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। कुछ अभी भी टाइम है, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी लिख के। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे मिलेंगे और बाकी जो टॉपिक्स हो गए इन्वायरमेंट के, जियोग्राफी के,
साइंस एंड टेक के, उन पर हमारा एक बार फोकस होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई संकोच है, कोई संशय है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।